किसान भाइयों, प्रिय अंडा उत्पादक भाइयों, मैं अरविंद सिंह एक इंजीनियर हूँ। 25 साल करीब देश और विदेश के उच्च प्रतिष्ठानों में काम कर चुका हूँ। इसके बाद 2016 में मैंने लेयर फार्मिंग शुरू किया सब छोड़ के, लेकिन पिछले 4 सालों से इस व्यवसाय की जो हालत हो गई है उससे हम सभी भुगत रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी को इस व्यवसाय में उत्पन्न समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा करना, सभी को समान समझ पे लाना, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के काम को आसान बनाना, जो कि बहुत सारी मीटिंग से भी समझाने में असमर्थ रहते हैं। इस वीडियो को देखकर किसान आसानी से अपनी समझ बना सकता है। आपने देखा पिछले 4 सालों में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा हम फंसते ही चले जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। बहुत सारे संगठन रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, उनके पदाधिकारी, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो हमारे संगठन फेल नहीं हो, उसके लिए कोई एक रोड मैप हमें बनाने की ज़रूरत है। हम सभी को इसमें मंथन करने की ज़रूरत है और जो भी हमारी समझ है उस हिसाब से अपने विचार एक दूसरे से साझा करने की ज़रूरत है। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको इस समस्या से निकलने के उपाय भी शायद समझ में आ जाएंगे और शायद कोई रोड मैप बनाने में हम सफल हो। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपके उद्देश्य सार्थक हो सके। तो अब जो हमने टॉपिक लिया है, क्या ये लेयर फार्मिंग कोलैप्स होने की कगार में है, बर्बाद होने की कगार पे है या बर्बाद हो चुकी है? बहुत सारे किसान पूरी तरह से अपना घर बार बेच चुके हैं, बहुत बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सभी इसके लिए कुछ न कुछ जिम्मेदार हैं। तो हम चर्चा करते हैं हम इसको बचा कैसे सकते हैं और समस्याएं कहाँ से आ रही हैं और हम इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। अब बिजनेस का पोटेंशियल कितना है? इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। भारत तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। दिस बिजनेस जनरेट रेवेन्यू वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का अंडा बिकता है देश में एक साल में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट फॉर मोर देन 50 लाख पीपल। 50 लाख लोगों से ज़्यादा को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है ये व्यवसाय। दिस मेंटेन ग्रेन प्राइस विद द हेल्प फार्मर्स टू सर्वाइव एंड रिलीव प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फॉर हायर इन्वेस्टमेंट। ये फार्मर्स को अच्छे अनाज के रेट उपलब्ध कराता है, जिससे उनका सर्वाइवल सुनिश्चित होता है। गवर्नमेंट के ऊपर एमएसपी का दबाव जो फार्मर की तरफ पड़ता है उस पर भी कमी आती है। प्रोवाइड रिक्वायर्ड वेरी गुड प्रोटीन एंड विटामिन टू लो इनकम पीपल एट वेरी मॉडरेट प्राइस। बहुत ही कम पैसे में उच्च क्वालिटी का प्रोटीन और विटामिन लोग गरीब जनता को मिलता है, जिससे करोड़ों लोग कुपोषण से बच जाते हैं। अभी कुछ
दिन पहले पेपर में काफ़ी बहुत सारे शोर मचाने के बाद कुछ ऐसा निकला था जी, इसमें अंडा उत्पादक भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। आपने पढ़ा ही होगा इसको। रीजन बिहाइंड फार्मर्स लॉस, किसानों को नुकसान क्यों हो रहा है? पहला सबसे बड़ा कारण है हाई फीड कास्ट। हमारी जो फीड कास्ट है बहुत ज़्यादा है और निरंतर ये बढ़ती जा रही है। एक सेलिंग प्राइस कंट्रोल्ड बाय बिग कारपोरेट माफियाज। हमारी प्रोडक्ट जो हमारा एग है, हम उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर बड़े कारपोरेट घराने, एग माफियाज, ट्रेडर्स माफियाज, ये सभी उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनके हिसाब से रेट अंडे का निर्धारित होता है, जबकि फार्मर की क्या कास्ट है उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। तीसरा, अब ये क्यों कर पाते हैं? कर इसलिए पाते कि हमारा अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है। हमारा प्रोडक्शन जो है, अभी कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो वो पहले अपने मार्केट को असेसमेंट करता है, उसके बाद रॉ मटेरियल सोर्स को असेसमेंट करता है, फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी असेस करता है, उसके बाद फैक्ट्री लगाता है। लेकिन हमारा ये जो उद्योग है, इसमें हम इन सब बातों को किनारे करते हुए, इन सब बातों के बिना सोचते हुए हम इसमें आ जाते हैं और आकर के हम फंस जाते हैं। दूर से लोगों को लगता है अंडा निकल रहा है, अंडा निकल रहा है, इसका मतलब बहुत हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी थी सोने के अंडे देने वाली और सब, तो लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा अंडा निकल रहा है, तो अंडा तो कुछ ₹1 भी प्राइस अगर प्रॉफिट लेता होगा, ₹1 से कम क्या कोई लेगा, और ₹1 भी ले रहा होगा तो बहुत कमा रहा है। और इसी गफलत में, इसी कंफ्यूजन में लोग इस धंधे में आ जाते हैं। मैं भी आया। हाई फीड कास्ट क्यों है? गवर्नमेंट ऑलवेज हैज प्रेशर टू प्रोवाइड हाई प्राइस फूड grains to benefit farmer by MSP or by permitting export for higher price। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है अनाज के दाम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि किसानों को अनाज उपज करने में जो खाद और सब चीज़ें लग रही हैं वो उनकी सर्वाइवल को प्रभावित कर रही हैं। इतनी ज़्यादा खेती में जिस तरह अंडा उत्पादक परेशान है, वैसे ही अनाज उत्पादक भी परेशान है। तो उनकी लागत निकालने के लिए हायर MSP कितना ज़्यादा गवर्नमेंट कर सके, ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे अनाज के रेट वो बढ़ाना हमेशा चाहती है। लेकिन वो उसके ऊपर दूसरी जनता का दबाव है कि भुखमरी ना आवे, तो इसके लिए वो या तो MSP दे या एक्सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट करे, जिससे अधिक प्राइस मिल सके। दूसरा, वर्ल्ड फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग विद हायर रेट देन द प्रोडक्शन रेट, so it will increase much faster rate than the today because of population add up, increase life, reduction cultivation land area and reducing fertilizer of the soil, fertility of soil। तो पूरे वर्ल्ड में फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो पहले 65 साल लोग जीते थे एवरेज में, आज वो 80 साल एवरेज जी रहे हैं या 75 साल जी रहे हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग लंबे समय तक आज अब जिंदा रहते हैं। तो फूड की रिक्वायरमेंट एक तेजी रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि एक लैंड कल्टीवेशन एरिया कम होती जा रही है और फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि आप बहुत समय से उसमें उगा रहे हैं, वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं
अनाज उत्पादन में उत्पन्न हो रही है और ये आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएंगी। और तीसरी चीज़ क्या है, बहुत तरीके के फूड आइटम मार्केट में आ गए, तो ग्रेन का कंजप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वेजिटेरियन फूड बहुत सारे वैरायटी के आ रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके के लोग खाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं, तो इसमें भी फूड ग्रेन का कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है, तो वो भी एक कारण है ग्रेन प्राइस बढ़ने का। इंक्रीज इन एनिमल एंड पोल्ट्री फूड प्रोडक्शन डिपेंड ऑन ग्रेन्स लाइक गोट, पिग, पोल्ट्री, all these may be produced other natural sources as earlier। आपने देखा पहले बकरी और सुअर और पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, तो सभी ये नेचुरल रिसोर्सेज से कंट्रोल हो जाती थी। और लेकिन आज गोट फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, सभी अनाज पे ही आधारित होती चली। यानी लोग नॉनवेज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है नॉनवेज फूड के लिए, वो ज़्यादातर अब आज कल अनाज पे ही डिपेंड होते जा रहा है, क्योंकि हमारे चारागाह कम हो रहे हैं और लोग का जैसे शहरीकरण हो रहा है, तो बहुत बल्क में रिक्वायरमेंट आ रही है जो शहर में, तो बल्क प्रोडक्शन करने के लिए ये सब चीज़ों को ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है, अनाज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कारण है कि हमारी फीड कास्ट अब कम होने वाली नहीं, ये बढ़ती कम करती है। अब एक प्राइस कंट्रोल बाई एग माफियाज। ये माफिया कौन कौन? इसमें सबसे बड़ा ऊपर नाम आता है NECC। अब NECC Major egg mafia considered is NECC as per different association of layer farmers. Farmers are very much angry on NECC role in declaring egg price. NECC never approached farmer to clarify its stand, while it proclaimed as it is a farmers organization. NECC जो अपने आप को फार्मर्स का एसोसिएशन कहता है, लेकिन इसके ऊपर फार्मरों का गुस्सा इसलिए है कि ये जो कहता है वो काम करता नहीं है, ये फार्मरों के हित का काम नहीं कर रहा है। ये एक अंडे का रेट कम से कम रहे इसके लिए काम करता है। बिग ट्रेडर एसोसिएशन, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर एसोसिएशन हैं और जो कि कुछ बड़े फार्मर्स के साथ मिलकर के अंडे के रेट को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। अब हु इज NECC? NECC कौन है? वेंकीज का वर्जन जो है, उनके वेंकीज के हिसाब से नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी NECC इज एन एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री फार्मर्स इन इंडिया with membership of more than 25,000 farmers. In the past 2 decades, NECC has played a significant role for the betterment of poultry industry in general and the egg industry in particular. Through its various programs like market intervention, price support, Operation Egg Promotion Campaign, consumer education, market research, rural market development, liaison with the government on vital issue concerning the industry. This committee formed by the Venkies MD. तो वेंकीज तो ये कह रहा है कि हम NECC जो फार्मर की है, तो फार्मर्स की एसोसिएशन, ये हमारा कुछ लेना नहीं, हमने फार्म कर दिया है, जो कि NECC हम 1 रुपया लेते हैं हर चिक्स पे और उससे NECC का काम चलता है और वो फार्मर के लिए काम करते हैं। एक बॉडी है जिसको हम निगरानी रखते हैं, लेकिन उसका काम एक की प्राइस बढ़ाना है ना कि घटाना है। लेकिन फार्मर्स एसोसिएशन क्या कहती हैं? इट्स नेवर बी ए फार्मर एसोसिएशन, ऑल द परमानेंट मेंबर आर वेंकीज एम्प्लॉई।
Their reporting and responsibility is to serve Venki's interest. They form nexus with the influential group who involved in declaring regional rate to maintain egg selling price at minimum level. Its organization to evade government taxes. They takes ₹1 per chicks they sold from the farmer. Several thousand crores of rupees they collected from this way, but never disclose balance sheet to farmer how they spend money. अब फार्मर के पास जो इमेज आई है उनके एक्टिविटी के कारण, वो ये है कि ये वेंकीज के एम्प्लॉइज हैं, ये फार्मर की सुनते नहीं हैं, ये कभी भी फार्मर्स के हित के लिए कभी काम नहीं करते हैं। ये रीजनल ग्रुप जो निकालते हैं, ये ग्रुप ये रेट निकालने वाली कंपनियां मुखौटा है NECC में, जो कि NECC के डायरेक्शन पर ही निकालती है रेट, क्योंकि इनका ही नेटवर्क पूरे इंडिया में इंफॉर्मेशन देने के लिए और इनको गाइड करने के लिए उपलब्ध है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ₹1 पर चेक्स लेता है और करोड़ों चुच्चे ये बेचता है, जो कि उससे ये कलेक्ट करते हैं कई 100 करोड़ रुपया, और वो ये पैसे का ना वो टैक्स देते हैं, ना इसको एक्सपोज करते हैं फार्मर को कभी भी किया किस एक्टिविटी में कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, कितना पैसा ये इन्होंने कलेक्ट किया। तो ये टैक्स बचाने का या टैक्स चोरी करने का एक NECC माध्यम है। अब NECC क्यों निगेटिव रोल प्ले करता है? क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वेंकीज है, वेंकीज का है और वेंकीज के लिए ही काम करता है। और वेंकीज के लिए क्यों ये निगेटिव फार्मर्स के निगेटिव काम करके अंडे के रेट गिराने में क्यों काम करता है? तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि वेंकीज बहुत सारे अंडे के उत्पाद प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक पाउडर, एक योग पाउडर, हीट स्टेबल योग पाउडर, होल एग पाउडर, एग एल्बुमिन पाउडर, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में इनकी अंडों की सप्लाई चेन है, जो फ्रेश अंडे ये सप्लाई करते हैं। और ये तो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक एग में, जबकि सारे अंडे जो है दूसरे किसानों से खरीद करके ये कोल्ड स्टोरेज में जमा करते हैं और वहाँ से बेचते हैं, लेकिन उस पर बैंड लगाते हैं कि हम ऑर्गेनिक एग और दुनिया भर के वाइट सफ़ेद वेरी गुड क्वालिटी एग और दुनिया भर के, तो ये एक चेन है जो कि एक सप्लाई हर जगह जाती है। अब लेकिन सवाल ये है कि क्यों अंडे का रेट कंट्रोल से क्या मतलब है? तो कोई भी प्रोडक्ट आप अगर मार्केट में उतारते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल की स्टेबल प्राइस हो, तो ही प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल रहेगी, प्राइस की सेलिंग प्राइस स्टेबल रहेगी। अदरवाइज अगर आज 900 का अंडा है तो कल 1200 का हो जाए, तो किस हिसाब से वो स्टॉक करेंगे, किस हिसाब से इन प्रोसेस में बहुत सारा मटेरियल रहेगा, तो उसका कमर्शियलाइज कैसे करेंगे? तो बहुत सारा अगर रोज अंडे का प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो इनका पूरा बिजनेस जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट में करोड़ों रुपए, इनके सैकड़ों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो रोज अप एंड डाउन होंगे, तो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनके प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये कभी प्रॉफिट कर रहे होंगे तो कभी बहुत नुकसान करने लगेंगे। और तो इसके लिए इनकी ज़रूरी क्या है? अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एक प्राइस की स्टेबिलिटी बनाने रखने के लिए ये ज़रूरी है कि अंडे का रेट
एक स्टेबल रेट पे हो, अंडे का रेट हमेशा मेंटेन रहे, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि अंडे का रेट कम से कम रहे, जिससे कि एक जो हमारी मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंडा कम से कम रेट पे खरीदें, जिससे प्रोडक्ट जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए NECC ये रोल प्ले करता है। NECC इसके लिए उनको गाइड करता है कि कैसे, उनको हेल्प करता है कि अंडे का स्टोरेज कैसे करें, कहाँ से इनका उठाएं, कहाँ पे बेचें, कब। तो ये सारी चीज़ डेटा ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क पूरे इंडिया में है, जो कि बिन पैसे का है। इनको अपने पास से उसको खर्च नहीं, कुछ देना नहीं है, वो किसान से ही लेते हैं। अब किस तरीके से NECC मेंटेन करता है कि अंडे का रेट कम से कम लेवल पे मेंटेन रहे। इसके लिए पूरे देश भर में कोल्ड स्टोरेज में ये अंडा स्टोर करते हैं, और अंडा स्टोर करते हैं तो फिर ये होता है कि भाई अंडे का रेट अगर बढ़ेगा तो अंडा वहाँ बेच देंगे, वो फिर उनका स्टोर खाली हो जाएगा, उस रेट पे अंडा फिर खाना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते। ये इस तरीके से होता है कि Venky is storing egg across the country, purchasing egg when price reach lowest level of the time. To maintain egg rate, NECC may provide feedback that which area and how much egg sort is going to happen, and then that much quantity of egg sold to that region market from cold storage. By this way, egg rate maintained to purchase across the India and stock again maintained. अब जैसे अंडे का रेट कब बढ़ना चाहिए, जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो अंडे का रेट बढ़ेगा। अब इसके लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए गोरखपुर में अंडे का शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज कितना होगा, शॉर्टेज वो असेसमेंट करते हैं कि 1 ट्रक अंडे का शॉर्टेज गोरखपुर में कल के दिन होने वाला है। आज की डेटा से लग रहा है कि कल अगर 1 ट्रक अगर आ जाएगी तो शॉर्टेज स्टॉक बराबर सबको मेंटेन हो जाएगा। मान लीजिए 4 लाख अंडे का उत्पादन है और कल वो 4.25 लाख हो गया, तो जो कंजप्शन है तो जो 25,000 अंडे का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, वही 25,000 अंडा ये वहाँ पे रिलीज कर देंगे। अब ये 25,000 अंडा वहाँ पे गया तो आपका 4 लाख उत्पादन हो रहा है, 4 लाख का कंजप्शन है, तो वहाँ पे स्टॉक मेंटेन हो गया। अब वो डिमांड फर्दर कहीं दूसरे से जाएगी नहीं ना, तो पैनिक क्रिएट होगा दूसरी जगह के लिए कि अंडे का स्टॉक कम हो रहा है और शॉर्टेज हो रहा है और आप रेट बढ़ाइए, तो वहाँ रेट बढ़ाने का प्रेशर नहीं आएगा। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2017 शायद 3-4 साल पहले 2017 में ही शायद जाड़े में ऐसी पहली बार 1220 का रेट बोर्ड रेट मैंने देखा था। उसमें हुआ ये कि बहुत सारे ट्रेडर जो अंडा स्टॉकिस्ट थे उनके पास अंडा ही खत्म हो गया, और हमारे पास इतने फोन आने लगे, इतने लोग आने लगे अंडे के लिए कि जिसका हद नहीं। हर कोई फ़ोन करता था कि आपके पास अंडा है क्या, और करीब 1 हफ्ते तक ऐसी सिचुएशन बन गई कि जो मार्केट जो आपका रेट डिक्लेयर होता था उस हिसाब से 150 रुपये का ही पेटी बनती थी, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी लखनऊ में नहीं थी, जिसके कारण अंडे का रेट लोग 1250 तक बोर्ड रेट पे बेच रहे थे जिनके पास अंडा था, और उसके बाद भी अंडा मिल नहीं रहा था। तो उस सिचुएशन में एक पैनिक क्रिएट हुआ उस समय अंडे का, लेकिन कुछ ही दिन 1 हफ्ते में फिर सप्लाई आ गई
दूसरे जगह से, तो मेंटेन हो गया। तो ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ पर इनके स्टॉकिस्ट उतनी क्वांटिटी का अंडा पहुँचा देते हैं, जिससे वहाँ का जो मैसेज क्रिएट हो रहा है अंडे का शॉर्टेज का, वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। और उसी जगह पे बंद हो जाएगा। फिर सप्लाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे अंडे की सप्लाई शॉर्टेज होता है, तो पैनिक होगा, तो बरवाला से अंडा ज़्यादा मूवमेंट आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने लगेंगे। लेकिन वहीं पे अगर 25,000 अंडे का ही शॉर्टेज हो रहा है, 25,000 दे दिया, तो वहाँ पे स्टॉक मेंटेन हो, बरवाला से आएगी नहीं, बरवाला का रेट बढ़ेगा नहीं। तो अदरवाइज क्या होगा कि जो 25,000 का शॉर्टेज है, लोग ट्रेडर जो है उसको उसकी जगह पे 1 लाख 2 लाख अंडा मंगवा लेंगे, और वहाँ पे 1 लाख 2 लाख कम होगा तो वहाँ का रेट बढ़ जाएगा, फिर वो एक रास्ता इंडिया वो रेट पहुँचेगा। तो ये एक सप्लाई का जो गैप होता है वहाँ पे मीट करके एक तरीके से ये अंडे को के स्टॉक को मेंटेन करते हैं, जिससे कि रेट नहीं बढ़े। तो दूसरा तरीका है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी जैसे बाफ्टा और दुनिया भर के जो रेट निकालने वाली संस्थाएं हैं, पापा और पहले भी और दूसरे कई थे जो बंद हो गए, जैसे एग योग और आजकल निकाल रहा है। अब इन लोगों को सुबह सुबह आपको देखेंगे, सुबह सुबह सेलिंग रेट कैसे पता चलता है? क्या इनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है जो इनको इंफॉर्मेशन देता है? ये सब कुछ नहीं है। ये एक रूम में बैठ के 3-4 लोग ये सारे रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो NECC ही देता है, क्योंकि NECC का ही नेटवर्क है चारों तरफ, और वही बोलते हैं कि ये रेट निकालो, तुम इतने पे सेलिंग चल रही है और अभी इस तरीके का मैसेज निकालो। ये पहले सेलिंग का बैकग्राउंड तैयार करते हैं, फिर उसको रेट गिरा देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से NECC ही प्रोवाइड करता है, जिससे कि कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं कि जिससे वो रेट पे उनका कब्जा बना रहे। तो उनको अगर स्टॉक करना है तो उस समय रेट को गिरवाएंगे। रेट को गिरवाने के लिए पैनिक क्रिएट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोएट करेंगे इस तरीके से कि अभी अंडे की डिमांड ही नहीं है। अब अंडे की डिमांड, एक जगह से मैसेज जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप रेट बढ़ रहा होता, गर्मी का सीजन भी हो, तो लोग आपके यहाँ से अंडा खूब बिकने लगेगा। और जब रेट घटने की बात एक बार मैसेज आ गया तो लोग अंडा उठाएंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि यार डिमांड ही कम हो गई है, और डिमांड कम हो गई, किसी रेट पे बेच के निकाल दो। तो ये तरीके, ये एक रेट कंट्रोल का एक दूसरा तरीका है। तीसरा चीज है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम, मोर एंड मोर पीपल अट्रैक्टेड टू अर्लियर फार्मिंग to produce egg. More than 80% egg requirement fulfilled by the Barwala and Hyderabad of UP, Bihar and Assam before 2010. तो आप देखेंगे कि बरवाला, हैदराबाद और ये 2-3 प्रोडक्शन सेंटर से ही 2010 के पहले 80% यूपी, बिहार और आसाम की अंडे की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। लेकिन 2010 के बाद से सभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चालू की, यूपी में हुई, उसके बाद बिहार में हुई, बहुत सारी सब्सिडी चालू हुई। सब्सिडी एक्चुअली इतनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उससे मैसेज जनता में गया कि ये तुम ये काम कर सकते हो, और बैंक भी
उसके लिए बड़े उत्साहित हुए कि सब्सिडी स्कीम है तो इसमें पैसा फंसेगा नहीं और इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो बहुत सारे लोगों को फाइनेंस आसानी से मिलने लगे और बहुत सारे फार्म खुलने लगे। और ये इतना बढ़ गया कि 2012 से 2020 के बीच में अंडे का प्रोडक्शन 2 टाइम्स हो गया। उस हिसाब से कंजप्शन नहीं बढ़ा। आपने देखा होगा कि बिटवीन 2010 to 2020 एक प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कोल इन इंक्रीज to double, but consumption not increased because vegetarian street food added number of variety but एक side only अंडा रोल। तो आपने देखा कि अगर आप 2000 के पहले अगर जाएंगे तो अंडा रोल भी कहीं नहीं मिलता था, लेकिन आज जो भी कंजप्शन है उसका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा मेजर प्लेयर अंडा रोल है। और हमने अंडे में सिर्फ एक वैरायटी ऐड की जो कि अंडा रोल, जबकि वेजिटेरियन फूड में बहुत सारी वैरायटीज आ गई। तो लोग और उसमें स्वाद है, टेस्ट है और थोड़ा सस्ता भी है, तो इस नाते बहुत सारे लोग अंडे की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वनस्पति की वो पानी पूरी खा लिए, चाट खा लिए, बहुत सारे वैरायटीज हैं आप इसको जानते हैं। तीसरा, फार्मर डू नॉट हैव डेटा हाउ मच कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया रीजन एंड होल इंडिया डू नॉट नो द कंजप्शन पैटर्न। वही मैं कह रहा हूँ कि जो हर एक इंडस्ट्री जो काम करती है कि पहले कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है तो कितनी मार्केट में डिमांड है, रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता और कितनी क्या रेट में है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, उसके बेसिस पे कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वो इंडस्ट्री सफल होती है। अगर अन कंट्रोल रूप से बहुत सारी एक ही फील्ड में बहुत सारी इंडस्ट्री आ जाती है तो उसका भी वो भी बंद होने लगती है। उसी तरह से अंडे के लिए वही प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण आज बहुत सारे फार्मर बैंकरप्ट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, बैंकों के एनपीए बढ़ गए हैं। अब इसका उपाय क्या है, इसको कैसे हम सर्वाइवल के लिए रास्ता क्या निकालें? तो जो सबसे कठिन रास्ता वो है, फार्मर्स शुड मेक ए स्ट्रांग यूनियन विद डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल। एक यूनियन बनाएं, हर एक इतनी टफ पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक यूनियन का समन्वय हो और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकें, इस तरीके की स्ट्रांग यूनियन हो। और वो डिसाइड करें कि एक फार्मूला ड्रा करें कि हर एक फार्म की सर्वाइवल कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि 10,000 के फार्म को अगर जिंदा रखना है तो उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी 7,000 है होगी। 30,000 वाला 15,000 अगर मुर्गी पालेगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, और 1 लाख वाला 40,000 मुर्गी पाले। ये मतलब यूनियन डिसाइड करे कि कितना सर्वाइवल कैपेसिटी है, क्योंकि अभी हम एक बार सर्वाइव होना जरूरी है। हम 2-4 साल सर्वाइवल के लिए लड़े, उसके बाद हम उसके ग्रोथ के लिए काम करेंगे। नहीं तो अगर हम सोचेंगे कि हम इस बार लूट लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा लें, बाकी बड़े हो जाएं, तो कोई बड़ा नहीं होने वाला है, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक अपनी सर्वाइवल कैपेसिटी डिसाइड करें और उस पर। लेकिन अगर ये नहीं हुआ कि एक आदमी तो कम कैपेसिटी पे चला रहा है तो दूसरा
मज़े कर रहा है फुल कैपेसिटी पे चला करके, उसको ज़्यादा प्रॉफिट लेना। तो हम एक सर्वाइवल कैपेसिटी डिसाइड करें, हम उतना ही प्रोड्यूस करें, और इसमें यूनियन कोऑर्डिनेट करें चारों तरफ और इसको इम्प्लीमेंट कराने में काम करें। इस तरीके से 2 साल आप मेंटेन करें, आप सारे माफियाओं को तोड़ सकते हैं। आपके हाथ में आपका प्रोडक्शन होगा, आपके हाथ में हम किसको देना है, किसको नहीं बेचना है, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आप ये रोकने वाली चीज़ नहीं है कि इसको साल भर रख सकते हैं, इसको आप रोक ही नहीं सकते। प्रोडक्शन आ गया तो उसके बाद आपको बेचना ही है, उसमें सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उतना ही बनाएं कि जितना हम बेच सकें और उचित रेट पे बेच सकें। इसके लिए सभी को एक सर्वाइवल कैपेसिटी पे आना पड़ेगा। मेक कोऑपरेटिव कंपनी रीजनल बेसिस सप्लाई लोकल माल्स, डू नॉट परमिट दीज माल्स टू सेल आउटसाइड। इसमें थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ेगा। आपको आपके रीजन में जो भी सब मॉल्स हैं, जो भी शॉप्स हैं, आपका यूनियन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसी भी तरीके से बाहर का अंडा वहाँ पे नहीं बिक सके, सिर्फ लोकल अंडा ही बिके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बट केयरफुल दीज कोऑपरेटिव्स must take care of all members with the right proportion. Otherwise, here also big farmer may hijack and work for their interest. इसमें कोऑपरेटिव जो भी एजेंसी बने वो सभी का ध्यान रखें, किसी का फेवर नहीं करें। नहीं तो बड़े फार्मर इन्फ्लुएंशियल होंगे, अगर वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगा। फिर उसी तरीके में जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी तरीके से फंसे रहेंगे। दूसरा आसान जो तरीका है, लेकिन ये आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं। समस्या ये है, ask government to implement GST at minimum level like 2%. Here no loss for the honest farmer, because whatever GST farmer pay, that may be adjusted with the input GST claim. If small shopkeeper may work under GST law, then why not farmer whose smallest layer farmer turnover is more than 40 lakhs per year? हम गवर्नमेंट को कहें कि वो 2% GST इस पे लागू करें। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, अगर 2% गवर्नमेंट बड़ी खुशी से इस पे लागू करना चाहेगी क्योंकि उसको रेवेन्यू मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। वो आप एक्चुअली बहुत सारे सुझाव आप लेके जाएंगे, आप यूनियन के माध्यम से सचिव से मिलेंगे, मिनिस्टर से मिलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता है अगर सिस्टम से आप नहीं कुछ करा पाएंगे, तो आप सिस्टम से नहीं कुछ करेंगे। आपकी समस्या का हल कोई लेकर के आपको इस तरीके से नहीं, चलो भाई हम तुम्हारे रेट बढ़वा देंगे, कोई रेट बढ़ा नहीं सकता है। इसका सिवाय आप ही एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाएं जिससे आप, अब ये सवाल ये है कि GST लागू होने से किस तरीके से रेट बढ़ जाएगा या रेट मेंटेन हो जाएगा, अच्छा रेट मिलेगा हमको। अब इसमें ये है कि जो अंडा आपका बाहर से आ रहा है, बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है, उस पर लगाम लगेगी। एक ई वे बिल बनाना पड़ेगा, और ई वे बिल बनेगा तो हर एक जो भी फार्मर हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका ट्रैक हो जाएगा कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना पैसा वो कमा रहे हैं, और इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे अगर आपका टर्नओवर इतना हो रहा है, आप इतने का सेल कर रहे हैं, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा, आपके पैसे का हिसाब किताब होगा। तो एक
मनोवैज्ञानिक भी दबाव पड़ेगा और एक सिस्टम का कंट्रोल होगा। सिस्टम का कंट्रोल, अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है ब्लैक मनी का। चाहे वेंकीज का ब्लैक मनी हो या नेताओं का ब्लैक मनी हो या बहुत हवाला कारोबारियों का ब्लैक मनी हो, इसमें बहुत बड़ा ब्लैक मनी का वाइड करने का भी खेल चलता है। तो ये लोग फंसेंगे, तो इस पे काफी बड़ा कंट्रोल आ जाएगा। अब हैदराबाद का अंडा दिल्ली तक जाता है, दिल्ली का बरवाला का अंडा साउथ तक पहुंच जाता है। ये क्यों इतना एक्सट्रीम साउथ तक क्यों जाता है? हैदराबाद से दिल्ली में कितना भाड़ा, कितना फिर भी प्रॉफिटेबल किस तरीके से होता है? बात ये है कि अगर हमको हवाला का पैसा हैदराबाद में भेजना है तो हम एक ट्रक अंडा भेज देंगे, हम रुपया भेज लेके जाएंगे तो कहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन एक दो ट्रक अंडा भेज देंगे, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर निर्धारित जगह पे पैसा भी पहुँचा देगा और सेफ डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, उसका कुछ 10-5 हज़ार रुपये फायदा भी हो जाएगा। तो ये एक रैकेट, हवाला और ब्लैक मनी का जो रैकेट है इसके अंदर, वो एक्सपोज होगा और इससे बहुत बड़ा फर्क आएगा। Winkies like corporate also come under scanner purview of taxes, then they will restrict their activity. Also, अगर विंकीज वाले कहीं भी अंडा स्टोर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये अंडे पे कोई टैक्स नहीं है। तो अब उनका मूवमेंट का कोई पता है, गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, वो कहाँ से कितना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं, वो सारा पैसा जीएसटी बचा रहे हैं, वो किसानों का हक भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास भी डेटा नहीं है कितना अंडा वो बेचते, कितना अंडा बेचते हैं, कितना पाउडर बेचते हैं, कहाँ से कितना पैसा उगा रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो आप इसके लिए गवर्नमेंट के पास ले करके जाते कि ये समस्याएं हैं, इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या ये इतना टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं। लेकिन क्या होगा? बट हियर व्हेन यू आस्क टू गो फॉर दिस सोल्यूशन, सच पीपल हु आर इन इलीगल एक्टिविटी इन दिस बिजनेस स्टॉप यू इन एवरी वे, in very beginning. Also, many of the farmers who don't know ABCD of GST system will give you lecture that how many problem will come on this business. Then your answer should be, business is already going to finish, let mafia also finish. तो अब जैसे ही आप इस सलूशन की तरफ आप बात भी करेंगे तो आपको आपके बगल वाला ही या जो नहीं भी कुछ जानता है ना, वो भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है, कुछ लोगों ने बैठाया होगा कि जीएसटी अगर आ जाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएंगी, आपका बिजनेस, ऑलरेडी हम बिजनेस बंद ही कर रहे हैं, बंद ही बर्बाद हो चुके हैं। तो लेकिन जीएसटी की जैसी बात आप करेंगे, आपको तुरंत ही उसमें से ग्रुप में से बहुत सारे लोग आएंगे और आपको इस कहें कुछ फायदा नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको चुप करा देंगे। आपको कहना पड़ेगा कि वैसे भी हम बर्बाद हो रहे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं, तो माफिया भी इसके साथ खत्म हो, जीएसटी हमको इम्प्लीमेंट करना है इसके। हियर एवरी गवर्नमेंट वांट टैक्स, so it will be easy and good for them to put GST on it if the state government has correct data and taxes on it coming from the outside, then can be asked for more taxes and surcharge to protect own farm. अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसे डेटा होंगे और वो इससे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो और उसके पास ये डेटा है कि बाहर से कितना अंडा आ रहा है,
कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे कि भाई और सरचार्ज, बाहर से आने वाले अंडे पे सरचार्ज लगाओ जिससे कि हमारे प्रदेश के फार्मर का सर्वाइवल हो सके। गवर्नमेंट काम करेगी इसके लिए। तो ये एक आसान सलूशन है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं, वो आपको ये काम इस तरीके या इस रास्ते जाने नहीं देंगे। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। 3 रास्ते से जाना है, 2 रास्ते हमने, मेरी समझ में जो था वो हमने आपको बताया। मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सबको सब तक ये बातें पहुँचाएं, जिससे लोगों का अवेयरनेस बढ़े और शायद हम इसके थ्रू भी किसी नतीजे पे पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।